कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है फूलोत्पादन योजना। केजीवीके के बीके झंवर ने संकर नस्ल वाली गाय पालने पर दिया जोर। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नवीन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड का मौसम और यहाँ की मिट्टी फूल उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है। हाल के वर्षों में किसानों में फूलों की खेती के प्रति रुचि भी बढ़ी है। राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसान फूलों की खेती से जुड़े, इस उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य बागवानी मिशन की ओर से फूलोत्पादन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना के तहत कट फ्लावर, बल्बस फ्लावर, लूज फ्लावर और सुगंधित पौधों की खेती के लिए परियोजना लागत का 40% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों केजीवीके के उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर झंवर ने अनगढ़ा प्रखंड के विभिन्न गांवों में केजीवीके के द्वारा चलाई जा रहे कृषि विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुराना पानी और सिंह सराय गांवों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस इलाके में ग्रामीणों ने मुर्गी पालन, बत्तख पालन और बकरी पालन को सफलतापूर्वक अपनाया है, लेकिन डेयरी में हम काफ़ी पीछे हैं। रांची में रोज 70,000 लीटर दूध की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से डेयरी पर निर्भर हैं। इस कमी को दूर करने के लिए संकर नस्ल वाली गौपालन की जरूरत है। किसान भाई, अगर आप आलू फसल लगाने जा रहे हैं तो बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम दवा का उपयोग करें। इससे फसल को अत्यधिक ठंड के प्रकोप से बचाव होता है। अभी से लेकर मध्य जनवरी तक काफी ठंड रहती है। यही समय आलू फसल की आरंभिक अवस्था रहती है। ऐसे में आलू की नवजात फसल को पाला लगने का खतरा रहता है। बुआई से पहले अगर कार्बेंडाजिम दवा से आलू का बीज उपचारित कर लिया जाए तो पाला के खतरे से बचा जा सकता है। तो अभी किसान भाइयों को बताना चाहूँ कि चूँकि आलू का फसल अभी पीक पीरियड पे है, तो सभी किसान भाइयों अगर आलू लगा चुके हैं या नहीं लगाए हैं तो सबसे बड़ी, अगर जो किसान नहीं लगाए हैं वो बीज उपचार कर लें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम की दवा आती है, 2 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल के, और उसको घोल बना के पानी में आधा घंटे डुबा दें बीज का आलू को, और आधा घंटे के बाद उसको निकाल के छाया में रख दें या सेम डे उसको बुआई कर दें, लगा दें या अगले दिन उसको रोपाई कर दें। एक तो इससे आपको जब फसल खड़ा हो जाएगी तो आपको ठंड से बचा लेगी। जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की आगात खेती करना चाहते हैं वो दिसंबर से जनवरी तक बुआई का काम संपन्न कर लें। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की आगात खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर का फासला रखें। कद्दू फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर उस कृषि यंत्र का नाम है जिससे गेहूं और धान दोनों फसलों की दौनी की जाती है। धान की कटाई चल रही है। दौनी के लिए कृषक बंधु इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। किसान भाई किसी फसल की बुआई से पहले बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच जरूर करवा लें। अभी जो किसान गेहूं की बुआई करने वाले हैं वो बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच करवाएं। ध्यान रखें, गेहूं की अंकुरण क्षमता 85% से कम नहीं होनी चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6200 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3250 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1750 रुपए से 1950 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम, मंडी और खेतीबाड़ी का हालचाल। आगे हम आपके लिए कई जानकारी लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि एक छोटा सा विराम ले लेना चाहिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत लौटते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी स्वागत हम कर चुके हैं। अब हम जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्या जानकारी आज आप लेकर के आई हैं? आज हम जानकारी दिलाने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को। किसान भाई बहन जो हमारे हैं वो हर तरह की खेती करते हैं। अच्छा। सब्जी भी उगाते हैं, अनाज भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, पशुपालन भी करते हैं। कहने का मतलब हर तरह की खेती करते हैं। आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ? जब सब खेती को एक जगह समन्वित कर दिया जाए तो वो समेकित कृषि प्रणाली या समन्वित कृषि प्रणाली के नाम से जाना जाता है किसान भाई बंधु। लेकिन जब हम समन्वित कृषि अपनाते हैं और समन्वित खेती करते हैं तो जब बरसात से जाड़ा, जाड़ा से गर्मी, जब एक से दूसरा मौसम बदलता है तो इस बदलते मौसम में समन्वित कृषि प्रणाली का कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे उसका देखभाल, किस मौसम में किस तरह का उचित उसका प्रबंधन हो। बिल्कुल। तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा जी के द्वारा से। हम आए हुए हैं हार पलांडू में और जानेंगे कि अभी के समय में समेकित कृषि प्रणाली का प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हार पलांडू के ही डॉक्टर BK झा। डॉक्टर साहब, समेकित कृषि प्रणाली जो हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं, यह क्या होता है? किसान भाइयों, जैसे कि आप झारखंड प्रदेश की बात करें तो साधारणतः हम एक ही फसल लेते हैं, खास करके वो खरीफ की फसल लेते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध रहता है और ख़ास करके जो हमारी खरीफ के बाद जो मिट्टी में नमी बनी रहती है तो उसको कैसे संरक्षित करके और हम सब कैसे विभिन्न फसलों को हम एक जैसे कि आपका प्रति एकड़ हुआ या प्रति हेक्टेयर हुआ, उसमें विभिन्न फसलों को कैसे समायोजन करें और साथ में कैसे समेकित कृषि प्रणाली से हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए जैसे कि आप समेकित कृषि प्रणाली के विषय में थोड़ी सी आपको चर्चा कर लें कि समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी होती है जिसमें कि आप अपने ज़मीन में
निश्चित तौर पे आप विभिन्न तरह के फसलों जैसे कि आपकी अनाज वर्गीय फसलें हो गई, दलहनी हो गई, तिलहनी हो गई, साथ में अगर आप मवेशी रख रहे हैं तो निश्चित तौर पे चारा के लिए हो गया, या फिर साथ में जैसे कि आपका अगर बॉर्डर है तो उसमें आप जैसे कि कोई ऐसे टैफ्रोशिया लगाएं या फिर फ्लेमिंजिया जो आप देख रहे हैं तो फ्लेमिंजिया की आप बॉर्डर प्लांटेशन करें जो कि लाह के लिए उपयुक्त होता है। साथ में हमारी झारखंड की ज़मीन जो खास करके ये जो है इसकी जो टोपोग्राफी है वो ढालनुमा है, तो इस निश्चित तौर पे जहाँ आपकी ढालनुमा है वहाँ पर अगर आप एक तालाब का निर्माण करते हैं तो बरसात का जो पानी संचय होता है तो उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं जब तक उसमें पानी रहती है, और उसका आपके जब उसकी अनिवार्यता होती है आपकी फसल में तो उसकी आप सिंचाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मवेशी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, जो गोबर FIM का तैयारी करना, तो इन सभी चीज़ों का समेकित कृषि प्रणाली में एक विशेष स्थान रहता है। और सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों कि आपके लिए ये जो है आमदनी का जरिया भी बढ़ाती है और साथ में मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाती है, और साथ में क्या है कि आपकी इसमें जो एक का बाय प्रोडक्ट आता है आपका तो वो दूसरे का हमारा इनपुट होता है। इस तरह से हमारा इसमें वेस्टेज कम होता है और क्षतिपूर्ति भी करती है। अगर किसी एक फसल से आपका नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल से जो है आपको इसमें क्षतिपूर्ति होने की पूरी संभावना रहती है। और चूंकि विभिन्न घटकों से हम आमदनी प्राप्त करते हैं तो इसलिए भी समेकित कृषि प्रणाली जो है हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अब एक जो हमारे किसान भाइयों के जहन में प्रश्न आता है कि जैसे झारखंड में अभी बारिश हो गई है और उसके बाद अब खरीफ तो ख़त्म ही हो गया, रबी की आ गई है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई कौन कौन से वैसे फसल हैं जो लगाएंगे और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमदनी? जी निश्चित तौर पे किसान भाइयों जैसे कि आपने धान की कटाई कर चुके होंगे और या धान की कटाई करने वाले होंगे, तो धान की कटाई और सबसे बड़ी इसमें चर्चा में बता दूं कि जैसे आपने अपने मेढ़ों को आप जरूर ऊंचा रखें ताकि जो बरसात की पानी आती है तो नमी आपके खेतों में ज़्यादा देर तक टिके ताकि आप जो रबी की फसलों को ले सकें। तो अगर आपने अभी जो जैसे अगर आप वेजिटेबल सोयाबीन है या आप अभी धान की फसल जो है आप काट रहे हैं या काटने वाले हैं तो उसकी जो नमी बची हुई रहती है तो उसको आप हल्की जुताई करके, और जैसे कि इसमें अभी जैसे कि आप मटर की बुआई जो है वो आप कर सकते हैं। खास करके मटर की बुआई इसलिए कि आपको अगर अगेती किस्म आप लगा रहे हैं तो इससे बाज़ार में आपकी मटर जल्दी पहुंचेगी तो आपको उचित दाम मिलेगा। तो समेकित कृषि प्रणाली में एक यह भी ध्यान होता है कि बाज़ार भाव को देखता हुआ फसलों का चयन किया जाता है। तो जैसे कि अभी आपने अगर फसल चक्र में अब बात करें तो जैसे कि आप अगर सब्जियों की आपने अगर वेजिटेबल सोयाबीन अगर आपने हार्वेस्ट किया है या और भी कोई फसलें धान किया है तो उसमें आप जैसे कि आप मटर की बुआई कर लें, मटर को फिर आप बोने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। साथ में जैसे अगर आपने अगर और भी फसलें जैसे कि आप मक्का ले सकते हैं या स्वीट कॉर्न ले सकते हैं। फिर जैसे कि आपकी अगर अभी खेत खाली हो तो आप उसमें दलहनी फसल में आप चना की बुआई कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप अगर sorghum की चारा के लिए आप कर सकते हैं। और उस हिसाब से जैसे भी आप मूंगफली अगर आपने तिलहनी फसल में निकाल लिया हो अपने खेतों से तो उसमें फिर आप जो हमारी सरसों होती है उसकी बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और आप देखें अगर आपने अगर तालाब का आपके पास हो व्यवस्था तो निश्चित तौर पे आप तालाब में मछलियों जो हम डाले होते हैं तो उसको भी आप जो भोजन होता है 2% उसके वजन के अनुसार से तो आप वो भी देते रहें। तो इस तरीके से समेकित कृषि कार्य में अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें आप इन सभी चीज़ों का जो है आप इस खेतों की बढ़िया तैयारी करके, और ख़ास करके जैसे कि मैंने चर्चा किया कि इसमें फार्म यार्ड मैन्योर भी आप तैयार करते हैं चूँकि आपके पास मवेशी हैं तो वो फार्म यार्ड मैन्योर को भी आप खेतों से अपने पीठ से निकाल करके खेतों में भरपूर इस्तेमाल करें। और साथ में जैसे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट भी समेकित कृषि में यह एक व्यवस्था होती है कि आपके जितने भी खरपतवार आ रहे हैं तो उसको आप एक जगह इकट्ठा करके और उसमें आप टोटली गोबर से आप ना तैयार करें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अगर आप गोबर भी हमारी बहुत कीमती होती है हमारे इस कृषि प्रणाली में, तो निश्चित तौर पे गोबर के घोल का गोबर की घोल का इस्तेमाल करें और घास जो हमारे खरपतवार आते हैं तो उनके साथ केंचुआ को छोड़ करके तब आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करें और वो वर्मी कंपोस्ट जो है अपने आप फसलों में आप इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, चूँकि रासायनिक खादों पे आप की जो आप अगर बाज़ार से कम खरीदते हैं तो आपकी पैसे की बचत होती है और साथ में मिट्टी की गुणवत्ता भी जो है वो आपकी बढ़ती है। अब आपने बताया चर्चा के दौरान कि हमारे किसान भाई फसल भी लगाएं और पशुपालन भी करें। जी। तो इसमें होती यह है कि एक का इनपुट दूसरा का आउटपुट हो जाता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई अगर ये खेती करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेंगे तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों खास करके मवेशी और हमारी खेती का निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपयोगिता है।
तो निश्चित तौर पे जो आप मवेशी अवश्य पालें। और मवेशी की जैसे कि आप गौ पालन करते हैं तो गौ पालन से जो भी आपकी गोबर प्राप्त होती है या इवन उसकी जो पेशाब होती है, तो आप जो एक घर बनाते हैं आप मवेशियों के लिए, तो एक ढालनुमा बनाएं और जिधर ढालनुमा आपकी बन रही है उधर एक पिट बनाएं जिसमें कि जो भी उसके मलमूत्र है तो वो आप पे आके कलेक्शन होके उसमें आ रहा है और उसको आप निकाल करके फिर अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपकी क्या है कि उपज जो है प्राप्त जो आपकी है वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। और साथ में जैसे कि जो भी आपकी बायोमास आ रही है, जैसे आपने धान की अभी कटाई की है तो धान की पुआल जो है उसको चारा में इस्तेमाल करें। तो निश्चित तौर पर अगर आपके पास कुआं है तो आप जरूर समेकित कृषि प्रणाली में आएँ। तो समेकित कृषि प्रणाली में और विभिन्न आयामों से जुड़ें तो उससे आपकी आमदनी जो है वो बढ़ती है। तो किसान भाइयों जिनके पास जानकारी की अभाव थी, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उसका भरपूर लाभ उठाएंगे और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। वाकई बीके झा जी ने जो जानकारी दी हमारे ख्याल से हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये ऐसे तो समन्वित कृषि प्रणाली ही बहुत उपयोगी है निश्चित, और बदलते मौसम के संदर्भ में जो जानकारी हमें मिली ये तो और भी उपयोगी है। बिल्कुल। लेकिन हमको लगता है केतकी भौजी आगे हम जो जानकारी लेकर के आए और हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़े, बिल्कुल उससे पहले हम एक और महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु शिव कुमार जी। तो जोहार शिव कुमार जी, आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज की जानकारी दिलाने वाले हैं? हम अपने किसान भाइयों को हरा चारे का महत्व के बारे में जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, हरा चारा यानी पौष्टिक आहार, अगर आप अपने गाय या दुधारू पशुओं को हरा चारा देते हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इससे वो बीमार भी नहीं होती है और उसका दूध भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इससे और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर वीपी राय के पास। तो आइए जानते हैं उनसे। जो भी किसान भाई पशु रखते हैं उनके लिए हम आज विशेष जानकारी लेकर आए हैं। खास करके जो भी किसान दुधारू गाय को रखते हैं, दुधारू पशुओं को रखते हैं, उनके लिए तो जिसकी अधिक जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वीपी राय। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी वो पशुएं अपने पास रखते हैं तो जो भी दुधारू पशु हैं उनके लिए आहार का क्या महत्व है? जो भी किसान भाई दुधारू पशु अपने पास रखते हैं तो उनके खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए और अच्छा दूध देने के लिए अच्छा चारा बहुत ही आवश्यक है। तो जो भी किसान पशुओं को पशु आहार देते हैं या चारा खिलाते हैं तो जितना हम दूध लेते हैं उसके हिसाब से उनको हम भोजन देते हैं और जितना ही अच्छा भोजन देंगे उतना ही अच्छा हमारा दूध मिलेगा। तो भोजन में जो है चारे का बहुत महत्व है, क्योंकि हरा चारा से जानवरों को विटामिन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं और पशु जो है बहुत अच्छा खाता है। तो चारे जो है हमारे यहाँ चारा दो प्रकार का होता है, एक हरा चारा, एक सूखा चारा। सूखे चारे में हम जो है पुआल की कुट्टी या गेहूं का भूसा देते हैं, लेकिन हरा चारा में हम जो भी हरी फसल होती है उसको देते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक जो सीरियल क्रॉप्स की होती है और एक लेगुमिनस क्रॉप की, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हरा चारा हम किसानों को कहेंगे कि जो भी किसान पशु पालते हैं उसमें हरा चारा उनको निश्चित रूप से खिलाएं। सर, तो हमारे किसान भाई को बताइए कि हरे चारे में से उन्हें उनके दुधारू पशुओं को क्या लाभ मिलती है? कि हरा चारा देने से जो दुधारू पशु हैं एक तो भोजन ठीक प्रकार से करते हैं और जिस तरह से भोजन में सब्जी की आवश्यकता होती है और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हरा चारा भी नितांत आवश्यक है। और हरे चारे के द्वारा हम जो है मिनरल मिक्सचर और विटामिन दो चीज़ें जो है पशुओं को प्रॉपर मात्रा में देते हैं। जब भी पशु दूध देता है तो उसको विटामिन्स और मिनरल मिक्सचर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और दूध जितना ही मात्रा में देता है उतना ही उसको जो है मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये सारी चीज़ें जो है हम हरे की चारा के द्वारा जो है किसानों को देते हैं। तो जैसे ही किसान जो है गाय को हरा चारा देते हैं तो गाय को विटामिन और मिनरल मिक्सचर मिलते हैं, और जैसे ही मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिलेंगे तो उसका गाय का स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे ये होता है कि जो भी गाय हमारा दूध देती है और जब भी ब्याती है गाय उसके 3 महीने के अंदर ही वो पाल खा जाती है। तो 3 महीने के अंदर पाल खाने से किसान भाइयों का ये है कि 3 महीने के अंदर पाल खा जाएगी तो 6 महीना दूध देगी गाय, यानी 10 महीने अगर गाय दूध देती है तो एक ब्यात में गाय जो है 2-3 महीने ही केवल ड्राई रहेगी। तो इससे है कि किसानों की जो है प्रॉपर आमदनी जो है सुनिश्चित होगी और जो है अधिक से अधिक उनको दूध मिलेगा और गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समय पर जो है गाय पाल खाएगी। और जैसा कि इस विशेषज्ञ सर हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों के हरे चारे के बारे में कि वो अपने पशु को किस प्रकार से दें, कितनी मात्रा में दें, किस समय में दें, उसकी विशेष जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। देखिए साल भर में 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और अलग अलग मौसमों में अलग अलग हरे चारे हम लोग होते हैं। तो इस समय विशेषकर हम जो है रबी के बारे में बात करेंगे। तो रबी के बारे में किसान भाई निश्चित रूप से सुन लें, हरे चारे के लिए जई, बरसीम जिसकी वैरायटी है वर्धमान, और ये जो है 2 चीज़ें जो है आप बुआई करें, और इनके बुआई का उचित समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है, जो इस समय ये पीरियड चल रहा है। और बरसीम के लिए 1 कट्ठे में आधा केजी बीज लगेगा, और जई के लिए 1 कट्ठे में जो है 1.5 केजी, और लूसर्न बरसीम के साथ साथ लूसर्न भी बो सकते हैं जिसमें भी कि आधा केजी प्रति कट्ठे के हिसाब से बीज लगेगा। और ये बरसीम लेगुमिनस क्रॉप है। इस क्रॉप से जो है दुधारू पशुओं के लिए जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलेगी और उसका जो है दूध क्षमता बहुत अच्छी होगी। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि ये जो हरे चारे हैं जिसमें कम से कम 3 भाग भूसा और 1 भाग हरा चर के करके ही मिला के किसानों को देना चाहिए। और किसान भाई को ये भी हम बता दें कि इसके साथ साथ पशुओं को, जो दुधारू पशु हैं उनके लिए जो है कंसंट्रेट की मात्रा निश्चित रूप से करें। अगर गाय 10 लीटर दूध देती है तो 2.5 लीटर के हिसाब से 1 केजी कंसंट्रेट की मात्रा उसको दें, और 1 केजी बाटी मेंटेनेंस के लिए, यानी गाय अगर 10 लीटर दूध देती है तो कम से कम 5 केजी प्रतिदिन के हिसाब से कंसंट्रेट, जिसमें खरी, कुद्दी, चुन्नी, ये सारी चीज़ें रहें ताकि गाय का स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहे और गाय प्रॉपर दूध देती रहे और समय से पाल खाती रहे, और एक ब्यात से दूसरे ब्यात का अंतर जो है उसका बहुत कम रहे। और सर जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी जाड़े के मौसम में आहार के साथ साथ पानी भी पशु कम पीना कर देती हैं, तो उसके लिए हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए? किसान भाई ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखें कि जानवर बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें जब भी जानवर को पानी पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएं। ताज़ा पानी या तो कुएं से निकाल के पिलाएं या तो हैंड पाइप से निकाल के पिलाएं। अक्सर देखा जाता है कि गाय अगर प्यासी भी रहती है, अगर ठंडा पानी जब भी देते हैं तो मुंह से जैसे ही लगेगा तैसे उस समय हटा लेती है। अगर बहुत प्यास लगी है तो थोड़ी मात्रा में पीती है और भरपेट पानी भी नहीं पीती, जिससे उसका डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं होता। अक्सर बकरियों में तो बहुत देखा जाता है कि बकरियां ठंडे के दिनों में अगर ठंडा पानी दे दें तो निश्चित रूप से नहीं पीती। तो जब भी झारखंड के परिवेश में अगर हम जानवर को बाहर चरने के लिए भेजते हैं तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कुएं से ताज़ा पानी या हैंड पाइप से ताज़ा पानी पिला के ही अपने जानवर को चरने के लिए भेजें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो जानवर जैसे ही फील्ड में चरने के लिए जाता है वो कहीं गड्ढे का पानी या कुछ न कुछ पानी पीता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और बेहतर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जो है वाकई बीपी राय जी ने जो जानकारी दी बहुत बढ़िया की। अगर ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन किसान भाई भी जानते हैं, लेकिन हरा चारा किस तरीके से दुधारू पशुओं के लिए फायदेमंद हो सकता है और क्या क्या हरा चारा के फायदे हैं, ये सब हम लोग आज जाने और विस्तृत रूप में जाने और बहुत अच्छी जानकारी मिली। हमको लगता है कि केतकी भोजी और पत्रकार बंधु, अब आज के अंक का हमारा समय शेष होने को है। हम अपने किसान भाई बहनों से इजाज़त लें, उससे पहले आप कागज़ कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001।
किसान भाई बहनों, हमें पता तो आप नोट कर ही लेते हैं, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह का सुझाव देना हो या फिर जानकारी लेनी हो तो आप खत हमें अवश्य लिखें। आप खत लिखेंगे तभी हम सभी आपके कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इसी के साथ ही हमारे मंगरा भाई को, हमारे पत्रकार बंधु को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।